एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग 29 और 30 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, भारत के संविधान के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, 3, यानी कि 2 व्यक्तियों को जो कि राष्ट्रपति हमारा नामित कर सकता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा के अंदर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा सी, यूएसए। तो हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर से रिलेटेड एमओयू के ऊपर साइन किए गए हैं, जिसे 1-2-3 एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया जो है हमारा वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स जो हमारा अमेरिका है उससे हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो हमारा खरीदता है, और उसी के लिए जो कि एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया है। ये जो हमारा जो एग्रीमेंट था इसकी एक्सटेंशन के ऊपर जो हमारा ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप है इसके अंदर जो कि साइन किया गया था, जो कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप सेंटर है, जो कि हमारा बहादुरगढ़ के जसोर विलेज के खेड़ी जसोर विलेज के अंदर स्थित है, तहसील के अंदर। ये हमारा जो एग्रीमेंट था मेनली साइन किया गया था क्योंकि इंडिया ने एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के साइन नहीं किया हुआ है, और जो कि एनपीटी का सदस्य होना किसी भी देश के लिए आवश्यक है अगर वो एनएसजी की सदस्यता लेना चाहता है, या फिर एनएसजी कंट्रीज से जो हमारा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप होता है अगर उससे वो कोई भी न्यूक्लियर से रिलेटेड मटेरियल हम लोगों का जो कि खरीदना चाहता है। तो अब भारत एनएसजी का सदस्य तो था नहीं, तो इसलिए उसको इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल यानी फ्यूल होता है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, उसको खरीदने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो इसीलिए भारत ने उसके लिए जो कि यूएस के साथ एग्रीमेंट किया है। भारत की बात की जाए तो फिलहाल न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो भारत के अंदर अभी हाल ही में 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं जो कि इंडिया के अंदर करंटली वर्किंग के अंदर हैं, और हम लोग अभी अपनी टोटल एनर्जी का 3.22% ही है केवल जो कि हम लोग न्यूक्लियर पावर के द्वारा जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इंडिया के अंदर वर्ल्ड के यूरेनियम रिजर्व्स के लिमिटेड स्टॉक्स हैं जो कि हमारे लगभग 54,636 टन के जो कि आसपास हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर पावर जनरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत द न्यूक्लियर रिसोर्स जो हमारे इंडिया के अंदर है वो हमारे सिर्फ 10 गीगावाट पावर जो कि हम 40 साल तक दे सकते हैं, इसी के लिए जो कि हमारे रिजर्व्स हैं हमारे पास, जो कि इनफ हम लोगों के लिए नहीं है, बहुत ही कम है। तो इसलिए इंडिया को न्यूक्लियर मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए बाहरी देशों के ऊपर है जो कि निर्भर रहना पड़ता है। तो इसीलिए इंडिया ने ये एग्रीमेंट है जो कि साइन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा बी, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा जो कि ये इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के ऊपर जो गवर्नमेंट की जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से जुड़े हुए जितने भी क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर जो कि इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस लॉन्चिंग इवेंट के दौरान इंडिया ने जो कि अभी हाल ही में बताया कि भी उसने 2020 के प्री क्लाइमेट एक्शन टारगेट को जो कि अचीव कर लिया, और ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का पहला इकलौता G20 कंट्रीज है जो कि हमारा 2015 के पेरिस एग्रीमेंट को लागू करने पर काम है जो कि वो कर रहा है। आपको पता होगा कि जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 के अंदर वो हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुआ था, ताकि जो कंट्रीज है वो अपने आप को जो कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकें और कार्बन न्यूट्रल कंट्रीज बनने की ओर जो कि अग्रसर हों। और इसलिए हम लोगों ने टारगेट सेट किया था कि भाई हम लोग जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो है पेरिस एग्रीमेंट के तहत है जो कि इंक्रीज पर रोकने को जो कि हम लोग काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू TRI जो हमारी टेरी जो ऑर्गेनाइजेशन द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है जो कि हमारा
इकोनॉमीज़ के अंदर लीडिंग जो हम लोगों का एक इंस्टीट्यूट है जो कि माना जाता है, उसके अंदर जो हमारे सुझाव दिए हैं, सजेशन दिए हैं इसके ऊपर, जो कि हमारे यूएस, चाइना और यूरोपियन यूनियन के लिए बताए गए हैं, वो हमारे हैं कि भी हम लोगों को 2030 तक जीडीपी का 1/3 जो है रेड्यूस एमिशंस को जो कि रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को वहाँ पर जो कि देने होंगे। और हम लोगों को इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, जो हम लोगों की टोटल कैपेसिटी जनरेशन है हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की, उसका 40% हम लोगों को नॉन फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज से हम लोगों को जनरेट करनी होगी। यानी कि जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गए, इनको हम लोगों को कम से कम करना होगा। और जो हम लोगों के नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगी, हम लोग जो पानी से बिजली बनाते हैं, और जैसे न्यूक्लियर से, रिएक्टर से बिजली बनाते हैं, उनके ऊपर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया में सबसे अधिक जुड़ा हुआ शहर बन गया? तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा डी, संघाई। तो हाल ही में जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि भी संघाई जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कनेक्टेड सिटी है जो कि बन गया है। इसके साथ ही संघाई के साथ जो और कंट्रीज हैं, जैसे कि बीजिंग, चेंगडू और जुआंगजू है, वो भी हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट कनेक्टेड सिटीज़ हैं जो कि हमारे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, उनके लिस्ट के अंदर शामिल हो गए हैं। इससे पहले जो वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कनेक्टेड जो सिटी माना जाता था वो हमारा लंदन था, जबकि अभी ये हाल ही के अंदर जारी की गई रैंकिंग के अंदर 8वें स्थान पर जो कि आ गया है। जो हेथ्रो एयरपोर्ट हमारा लंदन का, वो वर्ल्ड का सेकंड सबसे बिजीएस्ट जो कि एयरपोर्ट है वो माना जाता है। ये 2019 के अंदर जो हमारा एयरपोर्ट था, इसने लगभग 80 मिलियन पैसेंजर्स को जो कि यहाँ पर आए थे उनका वेलकम किया था। जबकि अभी हाल ही के अंदर जो हमारा सर्वे किया गया उसके अंदर बताया गया कि जो लंदन के अंदर जो हम लोगों की एयर ट्रैफिक एंड कनेक्टिविटी है वो लगभग 67% तक है जो कि वो घट गई है। जबकि जो हमारा एयर ट्रैफिक और कनेक्टिविटी टोक्यो की है वो 55% तक जो कि गिर गई है। ये जो हम लोगों की जो कंट्रीज़ के अंदर जो हम लोगों की देखने को मिलती कनेक्टिविटी के अंदर जो गिरावट देखने को मिली, देखिए ये एक टेम्परेरी है, जो कि हमारा आपको पता होगा कोविड-19 के कारण जो फ्लाइट्स और ट्रैवल है वो कम हो गया था, तो उसी की वजह से ये डिक्लाइन देखने को मिला है। परमानेंट नहीं कह सकते हम लोग इसे। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश में सहतूत बांध का निर्माण करेगा? तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा ए, अफगानिस्तान के अंदर। तो भारत जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है सहतूत डैम का निर्माण है जो कि कर रहा है, जो कि हमारा मैदन रिवर है, जो हमारी जो कि एक काबुल रिवर जो कि अफगानिस्तान के अंदर बहती है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, उसके ऊपर जो कि ये बनाया जा रहा है। तो इसकी हाल ही के अंदर जो कि इसकी घोषणा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर है जो कि की गई थी। ये जो नेगोशिएशन थी हमारी जो डैम को बनाने के लिए जो शुरू की गई थी, वो हमारी 2016 के अंदर जो कि इनको शुरू किया गया था। इसके साथ ही इंडिया ने 2016 के अंदर ही जो सलमा डैम है जो कि हरी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, उसके लिए भी जो कि फंड है जो कि वो जारी किए गए थे। जो कि हमारा ये जो डैम बनाया गया है ये हमारा अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है। सहतूत डैम जो हमारा वो काबुल रिवर बेसिन के अंदर बनाया जा रहा है, जिसको जो कि हमारी 5 रिवर बेसिन में से एक है जो कि अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। ये डैम है जो हमारा जो इरीगेशन ड्रिंकिंग वाटर है जो कि हमारा काबुल प्रोविंस के लिए जो कि प्रोवाइड करेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो कि लागत है वो आने वाली है। ये जो डैम है ये हमारा लगभग 10,000 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड को जो कि सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करवाएगा, और लगभग 2 मिलियन पीपल्स को जो कि काबुल शहर के अंदर रहते हैं उन्हें पीने योग्य पानी भी उपलब्ध करवाएगा। और इसके साथ जो टूरिज्म और इनकम के अंदर भी जो कि काफ़ी जो कि देखने को मिलेगी और हेल्प, और इसके साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर भी जो कि काबुल अफगानिस्तान के अंदर हेल्प करेगा, जिससे हम लोग जो यहाँ पर जो है फिशरीज होगी, क्रॉप्स और इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन के अंदर भी जो कि देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, लक्षित दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जब सही आंसर हो जाएगा होगा सी, 24 नवंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को लक्षित दिवस है जो कि वो हमारा देश के सभी हिस्सों में मनाया जाता है। इसको मेनली जो हमारा जो असम के अंदर है जो कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि यहाँ के जो हीरो थे लक्षित
बोरफुकन उनकी याद के अंदर इसको मनाया जाता है। इसे पहली बार 2017 के अंदर मनाया जाता है। लक्षित बोरफुकन की बात की जाए तो वो हमारे जो अहोम किंगडम था हमारा असम के अंदर, वह उसके एक कमांडर के रूप में इनको जाना जाता है, और जिसे हम लोग आज असम राज्य के रूप में जानते हैं, जो कि पहले अहोम किंगडम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। उन्होंने 1971 के अंदर जो बैटल ऑफ सरायघाट है वो लड़ी थी। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि भी जो बैटल ऑफ सरायघाट है वो किस वर्ष लड़ी गई थी, तो 1671 के अंदर जो कि इसको लड़ा गया था। और इसके अंदर जो मुगल फोर्सेस थी उन्होंने अहोम किंगडम के ऊपर जो कि चढ़ाई कर दी थी, जो कि राम सिंह के नेतृत्व में की गई थी। तो इस लड़ाई के अंदर जो मुगल फोर्सेस थी वो हार गई थी और उन्हें वापस लौटना पड़ा था। तो इसीलिए जो लक्षित बोरफुकन की जो बहादुरता थी, वीरता थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो कि इसको मनाया जाता है। लक्षित बोरफुकन गोल्ड मेडल बात की जाए तो जो हमारी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो प्रत्येक वर्ष जो हमारे जो बेस्ट पासिंग आउट कैडेट होता है उसको ये गोल्ड मेडल है जो कि दिया जाता है, और ये 1999 से प्रत्येक वर्ष है जो कि दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा बी, यूएई। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने कोयले से बिजली बनाने वाला पहला और संभवतः अंतिम अरब देश बन गया है। कोयला संयंत्र हाशियान को 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में दुबई में स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट की क्षमता 600 मेगावाट होगी। बाद में संयंत्र की क्षमता 2023 तक 2400 मेगावाट तक बढ़ाई जानी है। अगला क्वेश्चन है, हनी एफपीओ कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा होगा ए, कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा ये हनी प्रोग्राम है जो कि शुरू किया गया था। इस जो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्होंने हाल ही में मधुमक्खी पालकों और शहद लेने वालों के लिए एक सहकारी कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। इसे 5 राज्यों के अंदर शुरू किया गया था, जिसके तहत 5 राज्यों में 5 किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जाने, उन्हें पूर्वी चंपारण बिहार में स्थापित किया जाना है। भरतपुर राजस्थान, मुरैना मध्य प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश और सुंदरबन पश्चिम बंगाल के अंदर इन संगठनों को स्थापित किया जाएगा। इसके तहत जो भारत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार शहद उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में 8वें स्थान पर है। प्रति वर्ष 64.9 हजार टन शहद का उत्पादन करता है। दूसरी ओर हनी उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। यह प्रति वर्ष 550 हजार टन शहद का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ह्यूलोंग नामक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, चाइना ने। तो चीन ने हाल ही में अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को ह्यूलोंग नाम से ह्यूलोंग 1 से अपने राष्ट्रीय ग्रिड को से जोड़ दिया है। ह्यूलोंग 1 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अपनी तरह का एक पहला रिएक्टर है। ह्यूलोंग एक दुनिया के सबसे उन्नत परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में से एक है। ह्यूलोंग 1 की तकनीक में 700 से अधिक पेटेंट और 120 सॉफ्टवेयर अपडेटेड हैं। ह्यूलोंग एक परमाणु रिएक्टर की उम्र 60 साल तक होती है। यह 177 रिएक्टर कोर से बना होता है। यह कोर हर 18 महीने के अंदर बदल दिए जाते हैं, यानी कि एक उन्नत किस्म का रिएक्टर होता है जिसकी काफ़ी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा होगा बी, फिनलैंड के साथ। तो भारत और फिनलैंड ने जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फिनलैंड के उनके समकक्ष क्रिस्टा मिकोकोन ने हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार देश वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट प्रबंधन, कम कार्बन समाधान, प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करेंगे। साथ ही यह देशों को तकनीक की वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को विकसित करने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य समानता, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के आधार पर पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में गरीबी और अन ब्रिटिश नियम पुस्तक लिखी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा होगा बी, दादा भाई नौरोजी ने। तो
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक है वो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्बर वेव होता है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर है, जो कि हमें बताना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए लेटेस्ट वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं कल सुबह के सेशन में सुबह 7 बजे। तब तक पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।